everyone. I hope and I believe you all are doing great. This is Dr. Arya and welcome back to my channel. अब हम टेस्ट एंड डिस्कशन की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं. जो टेस्ट वाले क्वेश्चंस हैं वो मैंने ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिए थे. तो मेरी एक ही अपील है कि पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद फिर जो डिस्कशन वाला पार्ट है वो देखो तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा. ठीक है. अब ये जो टेस्ट एंड डिस्कशन है, आज तो मैं पीएसएम का ले रही हूँ, कल या परसों पैथोलॉजी का लूंगी, उसके बाद फिर सर्जरी का, और फिर जो पूरा शेड्यूल है वो एक बार मैं तुम लोगों को दे दूंगी ताकि आसानी रहे. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. देखो, पहला क्वेश्चन जो तुम्हारा है वो है अ स्क्रीनिंग टेस्ट डिटेक्ट्स 90% ऑफ डिजीज करेक्टली. ठीक है, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है. 90% ऑफ द डिजीजेस आर करेक्ट, 80% नॉन डिजीज्ड हैं. ठीक है, जो प्रिवलेंस है इसका ये है तुम्हारा 10%. अब तुमसे पूछ क्या रहा है, वो तुमसे पूछ रहा है इसकी पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू बताओ, पीपीवी बताओ इसकी. तुम्हारा क्या आंसर आया? सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे. पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू का फॉर्मूला अच्छे से लिख देती हूँ ताकि तुम्हारी जो है तुमको रिवीजन में भी आसानी हो जाए. पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू पूछी है इसने. ठीक है, पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू का फॉर्मूला क्या रहता है तुम्हारा? तुम्हारा फॉर्मूला रहता है सेंसिटिविटी इनटू प्रेवलेंस डिवाइडेड बाय सेंसिटिविटी इनटू प्रेवलेंस प्लस 1 माइनस स्पेसिफिसिटी इनटू 1 माइनस प्रेवलेंस. ठीक है, अब देखो ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, आई नो, लेकिन कभी ना कभी ये क्वेश्चन तुम्हें आ सकता है, तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहो. और तुम्हें कैलकुलेटर मिलता है तो ज्यादा कुछ लफड़े की जरूरत नहीं है. वैल्यूज डालो. क्या क्या वैल्यूज दी हुई है तुम्हें? सेंसिटिविटी कितनी दी हुई है तुम्हें? सेंसिटिविटी तुम्हें दी हुई है 90%. पॉइंट में कन्वर्ट करो, कितना आएगा? पॉइंट में कन्वर्ट किया 0.90 इनटू प्रेवलेंस कितना दिया है? 10%. पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे 0.10 आएगा, डिवाइडेड बाय सेंसिटिविटी 0.09 प्लस 0.20 प्लस इनका सम टोटल कितना आएगा? सम टोटल इनका आएगा 0.09 डिवाइडेड बाय 0.27. कैलकुलेट करो कितना आएगा. कैलकुलेट करोगे तुम्हारा आएगा 0.33, जो कि तुम्हारा आएगा परसेंटेज में 33%. ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा बायोस्टैट का क्वेश्चन. एक दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ. दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि एक डबल ब्लाइंड ट्रायल कब करते हैं? पहला ऑप्शन तुम्हारा टू रिड्यूस रिकॉल बायस, इसके लिए करते हैं क्या? नहीं. टू रिड्यूस ऑब्जर्वर बायस, इसके लिए? हाँ, इसके लिए कर सकते हैं. देखो, इंक्रीज वैलिडिटी ऑफ सैम्पलिंग, नहीं. मिनिमाइज कंपाउंडिंग, नहीं. देख लेते हैं एक बार, ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि जो रिकॉल बायस है वो सब्जेक्टिव होता है और इसमें एक्सपोजर याद रखना होता है. ठीक है, रिकॉल बायस मेनली जो आदमी है उसके ऊपर डिपेंड करता है. ऑब्जर्वर बायस क्यों करेक्ट है? डबल ब्लाइंडिंग ऑब्जर्वर बायस के लिए, क्योंकि जो डबल ब्लाइंडिंग है, क्योंकि जो डबल ब्लाइंडिंग होती है उसमें कौन कौन इन्वॉल्व रहता है? उसमें ऑब्जर्वर भी इन्वॉल्व रहता है और ऑब्जर्वर मतलब इन्वेस्टिगेटर और पार्टिसिपेंट दोनों इन्वॉल्व रहते हैं. तो जब अगर दोनों को ही नहीं पता कि क्या किसे हमने ड्रग दिया है, किसे हमने प्लेसिबो दिया है, तो जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि किसी को पता नहीं है ना. वैसे सबसे अच्छी तो ट्रिपल ब्लाइंडिंग होती है, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता इसलिए. इंक्रीज वैलिडिटी ऑफ सैम्पलिंग, तो सैम्पलिंग वैलिडिटी जो होती है,
सैम्पलिंग वैलिडिटी जो होती है इट इज रिलेटेड टू इट इज बेसिकली अ सिलेक्शन मेथड, इट इज नॉट ब्लाइंडिंग। मिनिमाइज कंफाउंडिंग क्यों नहीं है इसका ऑप्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें रैंडमाइजेशन जो होती है, रैंडमाइजेशन मिनिमाइजेस कंफाउंडिंग। कंफाउंडिंग, ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसमें से जो तुम्हें पढ़ना है, ब्लाइंडिंग तीन टाइप की होती है, सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, ट्रिपल ब्लाइंड। सिंगल ब्लाइंड में जो ऑब्जर्वर रहता है सिर्फ उसे ही नहीं पता होता कि उसे ड्रग मिल रही है या प्लेसिबो मिल रही है। डबल ब्लाइंड में जो इन्वेस्टिगेटर होता है और जो ऑब्जर्वर रहता है दोनों को नहीं पता होता। ट्रिपल ब्लाइंड में इन्वेस्टिगेटर, रिसर्चर, ऑब्जर्वर तीनों को ही नहीं पता होता कि क्या चल रहा है, और ये सबसे अच्छी ब्लाइंडिंग होती है, लेकिन इसे हम फॉलो नहीं करते ज्यादा। अब आ जाओ, अ टेस्ट हैज अ लाइक्लीहुड रेशियो। अब देखो, तुमने लाइक्लीहुड रेशियो मुझे पता है नहीं पढ़ा होगा, मैं पढ़ा देती हूँ क्या होता है। तो लाइक्लीहुड रेशियो क्या होता है, लाइक्लीहुड रेशियो में एक चीज याद रख लो, क्या अगर जो तुम्हारा लाइक्लीहुड रेशियो है वो 5 to 10 के बीच में आ रहा है तो वो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है। अगर लाइक्लीहुड रेशियो तुम्हारा 8 आ रहा है तो ये जो है वो तुम्हारा लार्ज है, लार्ज एसोसिएशन है। और एलआर अगर तुम्हारा 10 आ रहा है या फिर मोर देन 10 आ रहा है तो तुम्हारा वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। कोई भी उस डिजीज का उस चीज के साथ कितना परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन है, इसमें ये हेल्प करता है हमें, ठीक है। अब देखो इसका आंसर जो है तुम्हारा क्या है, LR8 है और नेगेटिव वाला है 0.01। चलो ठीक है, नेगेटिव वाला तो अपन को याद नहीं रखना है, लेकिन LR+8 आ रहा है, 8 में क्या है तुम्हारा लार्ज एसोसिएशन है। लार्ज का मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू रूल आउट द डिजीज। वीक क्यों नहीं है, क्योंकि वीक तो तुम्हारा कब आना चाहिए, जब लेस देन अगर 5 है। कैन नॉट इंटरप्रेट, और ये तो ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। LR में तीन चीजें याद रखो, 5 to 10 मॉडरेट, 8 है तो लार्ज एसोसिएशन है, और अगर मोर देन 10 है तो वेरी लार्ज एसोसिएशन है, लेस देन 5 है तो कोई एसोसिएशन ही नहीं है, बहुत वीक एसोसिएशन है, ठीक है। आ जाओ, अब ये है तुम्हारा स्टैंडर्डाइज मोर्टेलिटी रेशियो SMR। इसका बेसिकली तुमसे फॉर्मूला पूछा गया है SMR का। तो क्या होता है SMR का फॉर्मूला, SMR का फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व डेथ्स डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड डेथ्स इनटू 100, ठीक है। ये याद रख लेना, एस SMR क्या है, ऑब्जर्व्ड डेथ डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड डेथ इनटू 100। तो ये चीज याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, द बेस्ट मेथड टू रिमूव कंफाउंडिंग। कंफाउंडिंग हटाने के लिए सबसे बढ़िया मेथड कौन सा रहता है इन एनालिसिस स्टेज ऑफ स्टडी इज। तो सबसे बढ़िया तो यार हमें एक ही पता है, रैंडमाइजेशन। लेकिन रैंडमाइजेशन इसका आंसर होगा क्या, नहीं। रैंडमाइजेशन जो होता है वो डिजाइन स्टेज के लिए होता है बस, ठीक है। रैंडमाइजेशन सिर्फ और सिर्फ क्या हटाता है, कंफाउंडिंग, ठीक है। स्ट्रैटिफिकेशन हो सकता है क्या इसका आंसर, चलो स्ट्रैटिफिकेशन से पहले अपन, स्ट्रैटिफिकेशन तो चलो इसका आंसर है, मैं बता रही हूँ तुम्हें, उससे पहले दूसरा ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। मैचिंग क्यों नहीं होगा, मैचिंग इनकरेक्ट है, क्योंकि मैचिंग जो है वो डिजाइन पे अप्लाइड होता है, डिजाइन स्टेज। और ये हम कहाँ यूज करते हैं, केस कंट्रोल में। केस कंट्रोल वाली जो स्टडी होती है उसमें हम यूज करते हैं, ठीक है।
रिस्ट्रिक्शन क्यों नहीं? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन भी डिजाइन स्टेज के लिए यूज होता है टू प्रिवेंट कंफाउंडिंग। स्ट्रैटिफिकेशन अब क्यों है इसका आंसर? क्योंकि जो स्ट्रैटिफिकेशन है ये एक मेथड है, प्रिंसिपल मेथड है। टू कंट्रोल कंफाउंडिंग एट ड्यूरिंग एनालिसिस। एनालिसिस के वक्त, एनालिसिस के वक्त सिर्फ और सिर्फ जो चीज तुम्हें याद रखनी है वो है स्ट्रैटिफिकेशन। एस से एस याद रख लो, एनालिसिस में 2 एस आते हैं तो इसमें स्ट्रैटिफिकेशन। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है तुम्हारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल भैया कौन सा है? वेट ऑफ चिल्ड्रन ऑर्डिनल स्केल है क्या? वेट ऑफ चिल्ड्रन तो ये एक कंटिन्यूअस वाला है, कंटिन्यूअस डेटा है ना। टेम्परेचर इन सेल्सियस ये एक इंटरवल या फिर रेशियो स्केल है। एपगार, एपगार से पहले आ जाओ। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप जो है वो नॉमिनल वाला है भैया। एपगार जो है हमारा वो है ऑर्डिनल। अब ऑर्डिनल स्केल क्या होता है? ऑर्डिनल मतलब एक ऑर्डर्ड स्कोर के बेसिस पे हम जाते हैं, क्योंकि एपगार में भी स्कोर होता है। एपगार में या तो स्कोर 0 होता है, चलो 0 1 2 3 4 ये सारे स्कोर 0 1 2 3 होते हैं मेनली एपगार में। तो ये सारे स्कोर्स होते हैं एपगार में। अब जिन भी चीज में स्कोरिंग होती है, जैसे एपगार हो गया, बिशप स्कोर हो गया, तो ये सारी जो चीजें आती हैं ये आती है तुम्हारे ऑर्डिनल स्केल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया इन ब्रैडफोर्ड हिल कैजुअलिटी इज। ये भी तुमने नहीं पढ़ा होगा। ब्रैड, एक सेकेंड काट ही दिया मैंने यार। ब्रैडफोर्ड हिल कैजुअलिटी, तो इसका आंसर क्या है? स्पेसिफिसिटी। इसमें तुम्हें याद रखना है कि एसेंशियल कौन से हैं। अब स्पेसिफिसिटी हेल्पफुल तो है लेकिन एसेंशियल नहीं है। ये भी सेम। बायोलॉजिकल प्लॉसिबिलिटी, it's not required, right? So the only correct option that we are left with is temporality. temporality का मतलब होता है, temporality में exposure जो है must precede outcome। ठीक है, it is the absolute, absolutely necessary criteria। सिर्फ याद रख लो एज सच, क्योंकि इसमें समझाने की कोई चीज है नहीं। क्राइटेरिया तो अब क्राइटेरिया ही है, उसका क्या कर सकते हैं। 8वें क्वेश्चन पे आओ। 8वां क्वेश्चन है नंबर नीडेड टू ट्रीट NNT इज इक्वल टू 10। मतलब अब देखो NNT समझाते हैं, तुम्हें NNT भी नहीं पढ़ा होगा तुमने आज तक कभी। NNT, NNT क्या होता है? NNT जो होता है 10 का मतलब होता है 10 पेशेंट्स, 10 का मतलब होता है 10 पेशेंट्स बेनिफिटेड फ्रॉम द ट्रीटमेंट। नहीं, ये नहीं है। ठीक है, दूसरा है 1 पेशेंट बेनिफिट्स इफ 10 आर ट्रीटेड। NNT of 10 is equals to treat 10 patient to prevent 1 adverse outcome। कोई हमने अगर NNT बच्चों का 10 आया तो हमने 10 लोगों को 10 पेशेंट्स को ट्रीट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जो हमारा एक आउटकम आ रहा था उस वो आउटकम हमारा ना आए, उसको प्रिवेंट करने के लिए। NNT 10 must be NNT 10 means 10 patient must be treated to prevent 10 outcomes।
तो ये भी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है अगर 10 पेशेंट्स है और एनएनटी भी 10 है, आउटकम भी 10 है, तो जो उनका एनएनटी होना चाहिए था ना, वो 1 होना चाहिए था, ना कि 10। ओके, 1 एनएनटी इज इक्वल्स टू 10 आउटकम्स। 100 patients must be treated for benefit, 100 patient must be treated for 10 to benefit, right? ये जो है ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा था? करेक्ट ऑप्शन ये था इसका। ठीक है, ये वाला क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि एन एन टी इज इक्वल्स टू 10 इंटरप्रिटेटेड over 100 gives 10 बेनिफिट्स, लेकिन इनका कोई भी डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है। तो तुम्हें जो है, जो समरी इस चीज की है वो याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि एन एन टी अगर 10 है तो ट्रीटमेंट कितने पेशेंट का होगा? 10 पेशेंट का, टू प्रिवेंट 1 नेगेटिव आउटकम। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ तुम्हारा अ डिजीज, a study where disease incidence is compared between area with different pollution levels। ठीक है, एयर पोल्यूशन लेवल को हम कंपेयर करेंगे तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? एयर पोल्यूशन लेवल इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? इज इट एग्जांपल ऑफ क्रॉस सेक्शनल? नो। व्हाई? बिकॉज क्रॉस सेक्शनल में हम क्या मेजर करते हैं? एक्सपोजर एंड आउटकम एट सेम टाइम पॉइंट। सेम टाइम पे हम दोनों मेजर करते हैं। इकोलॉजिकल क्यों नहीं? इकोलॉजिकल क्यों है? क्योंकि इकोलॉजिकल में हम क्या करते हैं? इकोलॉजिकल में हम एक्सपोजर एंड आउटकम आर बेसिकली कंपेयर्ड एट ग्रुप स्लैश एरिया लेवल। कोई तुम्हारे साथ का बच्चा है, अगर तुम 10 से 15 साल की उम्र के हो, अडोलसेंस की उम्र के हो, तो तुम उन्हीं से अपना कंपैरिजन करोगे ना। अब तुम जो है वो दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे से तो अपना कंपैरिजन करोगे नहीं, करना भी नहीं चाहिए, उन्हें बुरा लगेगा, है ना। केस कंट्रोल क्यों नहीं है? केस कंट्रोल इसलिए नहीं है क्योंकि केस कंट्रोल जो है इंडिविजुअल्स को कंपेयर करता है, कंपेयर इंडिविजुअल्स विथ एंड विदाउट डिजीज। केस कौन होता है? जो डिजीज का कैरियर होता है। कंट्रोल कौन होता है? जो नॉन डिजीज होता है, जो डिजीज नहीं होता। कोहॉर्ट क्यों नहीं है? क्योंकि कोहॉर्ट में सबसे बड़ी चीज जो हमें याद रखनी है कि इट फॉलोज इंडिविजुअल बाय एक्सपोजर। ठीक है, मेरा टैब बार बार नीचे गिर रहा है। 10वें क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ शॉर्टेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड? अरे यार हमारी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, जल्दी जल्दी करते हैं। करेक्ट, करेक्ट क्या बोल रही हूँ, जल्दी जल्दी कर खत्म करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड किसका होता है? वेरिसेला का कितना होता है? वेरिसेला का होता है 10 to 21 डेज। मीजल्स का कितना होता है? इसका होता है 10 to 14 डेज। इन्फ्लुएंजा का कितना होता है? इन्फ्लुएंजा सिर्फ 1 से 4 दिन तक ही इन्फ्लुएंस कर सकती है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए का कितना होता है? 15 to 50 डेज। तो जल्दी जल्दी बताओ, सबसे छोटा किसका हुआ इंक्यूबेशन पीरियड? सबसे छोटा इंक्यूबेशन पीरियड हुआ इन्फ्लुएंजा का।
ठीक है, सबसे छोटा इंक्यूबेशन पीरियड हुआ इन्फ्लुएंजा का। नेक्स्ट आ जाओ, द बेस्ट मेथड टू इवेल्युएट अ स्क्रीनिंग प्रोग्राम इन कम्युनिटी इज, कौन सा लगता है तुम्हें? क्या वो सेंसिटिविटी है, स्पेसिफिसिटी है, बाकी तो छोड़ ही दो। सेंसिटिविटी क्यों नहीं है? सेंसिटिविटी नहीं है इसका आंसर, ना ये है स्पेसिफिसिटी। क्यों? सेंसिटिविटी में जो है ये अलोन, sensitivity alone cannot or does not prove program reduce mortality। अकेले नहीं कर सकता यार ये सेंसिटिविटी। और स्पेसिफिसिटी का भी सेम ही रीजन है सेंसिटिविटी की तरह। प्रिडिक्टिव वैल्यू क्यों नहीं, ये यूजफुल है लेकिन इसकी जो इफेक्टिवनेस है, ऑप्शन जो बचा वो हमारा क्या रहा, रिडक्शन इन कॉज स्पेसिफिक मोर्टालिटी। ये क्यों है? क्योंकि इसका जो प्राइमरी गोल है, प्राइमरी गोल जो है इसका, प्राइमरी गोल किसी भी प्रोग्राम का क्या रहता है, टू रिड्यूस डिजीज स्पेसिफिक मोर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज यूज टू कंपेयर मीन ऑफ टू और मोर ग्रुप्स। तो टू और मोर ग्रुप्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एनोवो टेस्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें तीन या तीन से ज्यादा ग्रुप्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिशर टेस्ट जो है वो स्मॉल कैटेगोरिकल टेबल्स के लिए है। काई स्क्वायर टेस्ट भी उसी के लिए है। ठीक है, टी टेस्ट जो है पेयर्ड होता है, अनपेयर्ड टी टेस्ट होता है। तुम बताओगे मुझे कि एक ग्रुप किस में इन्वॉल्व होता है, दो ग्रुप किस में इन्वॉल्व होते हैं, ये तुम बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही भाई तुम्हें ये, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, इसमें पूछ रहे हैं टू स्टैंडर्ड डेविएशन, एस डी, टू कब होगा? तो 68 पे नहीं, 68 पे होता है वन स्टैंडर्ड डेविएशन। 90 पे, 90 तो होता ही नहीं है यार, मैंने तो सुना ही नहीं है 90, तो ये भी इनकरेक्ट है। 99 पे, 99 पे होता है प्लस टू, प्लस और माइनस 2.5 एस डी, तो ये भी इनकरेक्ट है। 95 पे, हाँ ये करेक्ट है। 95 पे क्यों, 95 पे होता है अप्रोक्सीमेटली, तुम्हारा होता है प्लस और माइनस टू स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन। तो 95% पे तुम्हारा होता है प्लस और माइनस टू स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट तुम्हारा रिसर्चर वांट टू असेस एसोसिएशन बिटवीन, okay now he wants to assess the association between smoking and lung cancer controlling for confounding। कौन से टेस्ट हम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सबसे अच्छा हमारा केस कंट्रोल विद स्ट्रैटिफिकेशन वाला टेस्ट। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल क्यों नहीं, क्योंकि इनके आउटकम जो होते हैं वो रेयर होते हैं। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल क्यों नहीं, क्योंकि अब तुम ऐसे रैंडमली कैसे बताओगे कौन स्मोक कर रहा है कौन नहीं कर रहा। ठीक है, इकोलॉजिकल क्यों नहीं, इकोलॉजिकल इसलिए नहीं क्योंकि इकोलॉजिकल फैक्टर तो कोई वो ही नहीं है ना कि पुअर इंडिविजुअल लेवल को हम ढूंढे, कोई रोल ही नहीं है। केस कंट्रोल विद स्ट्रेटिफिकेशन क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, केस कंट्रोल विद स्ट्रेटिफिकेशन ये बहुत ही अच्छा है रेयर डिजीजेस के लिए, लाइक lung cancer, although lung cancer are not so much rare, but they control something called as confounding।
अनफाउंडिंग को ये कंट्रोल करते हैं। टाइप 1 इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग मींस, टाइप 1 क्या होता है? टाइप 1 का मतलब होता है हमारा रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। टाइप 1 क्या होता है? फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट्स ट्रू, कोई तुमसे सच्चा प्यार कर रहा है लेकिन तुम्हें उसकी कदर नहीं है, तुम्हें सिर्फ वही पसंद आएगा जो तुमसे प्यार नहीं करता होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो 16th पे आ जाओ। 16th है तुम्हारा रिलेटिव रिस्क जो है 2.0 है, एट्रीब्यूटेबल रिस्क 10% है। इंटरप्रिटेशन क्या करोगे? इंटरप्रेट हम ये करेंगे कि इसमें जो रिस्क है वो 2 टाइम्स हायर है देन एक्सपोज्ड। क्यों? क्योंकि भैया हमें पता है दूसरे ऑप्शंस गलत हैं। क्यों गलत हैं? इसका तो कोई बेसिस ही नहीं बन रहा, ठीक है। इसका बेसिस नहीं बनना तो ये ऑप्शन तो ऑब्वियसली रूल आउट हो गया, ठीक है। क्योंकि इसमें लिखा है एक्सपोजर इंक्रीज एब्सोल्यूट रिस्क बाय 2%, ये तो है ही नहीं एब्सोल्यूट रिस्क बाय 2% का इंक्रीज, है ना। इसमें देखो, इसमें अगर मैं तुम्हें एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन की अगर अपन बात करें अमंग एक्सपोज्ड, तो कितना आएगा? आर आर -1 डिवाइडेड बाय आर आर। आर आर कितना है? रिलेटिव रिस्क कितना है तुम्हारा? 2 -1 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 0.5। 0.5 का परसेंटेज निकालो, कितना आएगा? 50%, ठीक है। एट्रीब्यूटेबल रिस्क तो ये 10% बोल रहा है, एट्रीब्यूटेबल रिस्क 10% कहाँ से हो गया? तो ये है 10% ऑफ एक्सपोज्ड केसेस आर ड्यू टू द एक्सपोजर, ठीक है। अरे यार क्वेश्चन कहाँ चला गया? एक सेकेंड ना। हाँ, तो ये वाला ऑप्शन तुम्हारा सही होगा, ये वाला ऑप्शन तो तुम्हारा गलत हो गया ना, क्योंकि एट्रीब्यूटेबल रिस्क 10% तो आया ही नहीं तुम्हारा, एट्रीब्यूटेबल रिस्क तो तुम्हारा 50% आया। तो करेक्ट ऑप्शन तुम्हारा क्या रहेगा? रिस्क जो है 2 टाइम्स हायर इन एक्सपोज्ड। वाई? क्योंकि जो रिस्क है वो 2%, 2 टाइम्स हायर इसलिए है क्योंकि रिस्क इन एक्सपोज्ड इज ट्वाइस द रिस्क इन अनएक्सपोज्ड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ इनइक्वालिटी इन पॉपुलेशन इज समथिंग कॉल्ड एज जीनी कोफिशिएंट, ये याद रख लेना, ठीक है। बाकी क्रूड डेथ रेट तुम्हें पता ही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच डिजीज इज अंडर एलिमिनेशन टारगेट बाय 2030, ये याद रख लो भाई। ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस का भी हमने एलिमिनेशन टारगेट 2030 रख दिया है, लेकिन इसका जो पॉलिटिकल टारगेट था वो 2025 था। मलेरिया कह सकते हैं कि मलेरिया का जो टारगेट है वो 2030 तक है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल मलेरिया एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी। लेप्रेसी, लेप्रेसी का अभी तक हमने कोई टारगेट नहीं बनाया है। काला आजार, एलिमिनेशन वो कर लिया है हमने, बट अभी हमने एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं की। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रेबीज इज यूजुअली कितना होता है? वो होता है 4 to 8 वीक्स। 4 to 8 वीक्स तक का इंक्यूबेशन होता है रेबीज का। अब ये तो यार देखो तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा, याद रखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। रेबीज का पोस्ट एक्सपोजर प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस बताओगे तुम मुझे? फ्रैक्शनल डोज किसके लिए दिया गया है? वो हम देते हैं
पोलियो के लिए क्या अवेलेबल है? फ्रैक्शनल आईपीवी अवेलेबल है। डीपीटी हम आईएम देते हैं। मीजल्स रूबेला सबक्यूटेनियस और रोटा वायरस ओरल, है ना। नेक्स्ट आ जाओ। Hardy-Weinberg principle is applied to, it is applied to the genetic equilibrium। ठीक है, याद नहीं रख रहे? हार्डी वेनबर्ग, एच से एच याद रख लो। हार्डी इज फॉर हेरिडिटरी genetics। Next, the difference between incidence and prevalence became maximum when, it becomes maximum when disease is chronic। क्या है क्या है फॉर्मूला? प्रिविलेंस इज इक्वल्स टू इंसिडेंस इनटू ड्यूरेशन। तो अगर ड्यूरेशन लंबी है तो प्रिविलेंस भी लंबा होगा, है ना। नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस सेकेंडरी अटैक रेट एज एन इंडेक्स? तो मीजल्स आउटब्रेक के लिए हम यूज करते हैं सेकेंडरी अटैक रेट, क्योंकि ये जो होता है, जो कंटेजियस डिजीजेस होती हैं, कंटेजियस इन्फेक्शंस जो होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस नहीं है तो उनको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की तुम्हें भी जरूरत नहीं है। इन लाइफ टेबल एनालिसिस द डिनोमिनेटर यूज्ड इन प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन एजेस इज सर्वाइवर एट द बिगिनिंग ऑफ इंटरवल। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो तुम्हारा है एन क्यू एक्स इज इक्वल्स टू एन डी एक्स डिवाइड बाय। ठीक है, आई एक्स क्या होता है तुम्हारा? ये होता है नंबर अलाइव एट स्टार्ट ऑफ एज इनटू कोहॉर्ट सर्वाइवर। बाकी आई डोंट थिंक सो कि ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे। ये वाला क्वेश्चन तो फालतू था, ये वाला क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन विच डिजीज रिक्वायर्स मैंडेटरी नोटिफिकेशन। अब देखो, नोटिफिकेशन के लिए जो डिजीज है वो है तुम्हारी, क्या है? पोलियो। पोलियो जो है नोटिफाइबल डिजीज है। और तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि व्हाट आर अदर notifiable disease।